हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किसी भी चैप्टर का अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का रोड मैप तैयार करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कोलिजन लिया है कि कोलिजन को अगर मेरे को याद करना हो, मैं अगर उस टाइम पढ़ते होता तो अगर कोलिजन मेरे को तैयार करना होता शॉर्ट नोट्स, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखता। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने लेवल मेंटेन करने की कोशिश किया है वो जेई मेंस अप टू जेई मेंस का लेवल मेंटेन करने की कोशिश किया है। एडवांस के लिए आपको नोट्स में कुछ और भी पॉइंट्स डालने होंगे। उसमें ऑब्लिक कोलिजन, अगर एडवांस की बात करें तो ऑब्लिक कोलिजन में आपका ज्यादा फोकस करता है। तो हेड ऑन कोलिजन तो है ही, जो कि आपका जेई मेंस और मेडिकल हेड ऑन कोलिजन आपका ज्यादा आता है, लेकिन एडवांस में आपको ऑब्लिक कोलिजन तक का क्वेश्चन जाता है, उसमें भी ज्यादा वो फोकस करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग को अगर जेई मेंस के लेवल तक का क्वेश्चन तैयार करना होता, अगर मेरे को जेई मेंस तक का लेवल का शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता तो मैं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को तैयार करूंगा, राइट। तो इतनी सारी बातें जो भी मैं यहाँ लिखने वाला हूं और जिस तरीके से मैंने लिखा है ये आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए कि फटाफट आपसे पूछे आप तुरंत यहाँ पर सोच सके। साथ ही साथ आपका शॉर्ट नोट्स, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स का तैयार करें उसमें वर्ड्स का मिनिमम यूज करें, क्योंकि अगर आप पहली बार अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप वर्ड्स का यूज ज्यादा करते हैं तो जब आप दूसरी बार उसको रिवाइज करने जाएगा तो चीजें काफी बोरिंग हो जाती है। वो चीजें क्या हो जाएंगी, काफी बोरिंग हो जाएगी। तो आप वर्ड्स का मिनिमम यूज कीजिए। लैंग्वेज डायग्राम्स, मतलब कुछ साइंस हो या डायग्राम्स हो, उसका मैक्सिमम यूज कीजिए। ये सब जो डायग्राम्स होते हैं आपका अटेंशन काफी ज्यादा लेता है। साथ ही साथ आपको सबको पता है कि हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी ज्यादा यूज करते हैं किसी चीज को याद करने के लिए, तो आप डायग्राम्स का ज्यादा यूज कीजिए। साथ ही साथ एक ही और भी बात ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट नोट्स को ऐसा नहीं कि एक बार फिर से बनाए और फिर से बनाए फिर से बनाए, 3-4 बार बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। शॉर्ट नोट्स एक जगह तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपको याद करना होता तो याद रखिए कि अगर आपको कोई भी चीज को अगर याद करना होता तो एक्चुअली आप याद करते हुए कहां पर लिखा हुआ था, आप ये याद करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज कहां पर लिखा हुआ था। आप फोटोग्राफिक मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा नहीं कि 3-4-8-9 जगह हर जगह फार्मूला लिखकर भरे हुए, नहीं। आप फार्मूले को, ये जो शॉर्ट नोट्स है वो एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट वे में तैयार कीजिए कि तब जाके, ताकि जब आप उसको रिकॉल करें, जब आप उस फोटोग्राफिक मेमोरी को, आप इस चीज को आप रिकॉल करें तो आपको सामने डायरेक्ट पिक्चर दिखता नजर आए। ऐसा नहीं कि 3-4 पेजेस का वो मिक्स पिक्चर नजर आता है या 3-4 जगह का मिक्स पिक्चर आपको नजर आए। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अगर मेरे को तैयार करना होता शॉर्ट नोट्स तो मैं कुछ इस तरह से लिखता। अब ये देख रहे कि मैंने जो तैयार किया है वो बस मेरे लिए काम आएगा। मैंने जो शॉर्ट नोट्स तैयार किया मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को कॉपी कीजिए बस आपका हो गया। मैं जो जिस तरीके से लिखा वो मेरे को काम आएगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीजों को नहीं लिखा है जो मेरे को देखने से ही अचानक से पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इसको इसलिए लिखा था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी तैयार करना हो तो आप अपने लिए बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप मेरा लिखा हुआ आपको कुछ ज्यादा काम आएगा, ऐसा नहीं है। ये बस एक आइडिया दिया गया आपको कि इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई कर या इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए बिल्कुल आप फ्री हैं, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कोलिजन जो है आपका, पता है आपको कोलिजन को हम लोग 2 तरीकों से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहां पर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिवाइड किया है कि इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आपका इलास्टिक कोलिजन सबको पता है, ई का वैल्यू 1, 0 to 1 इनइलास्टिक में होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक में ई का वैल्यू 0 होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा जब इसको आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि जहां आपने नोट्स बनाया है वहां पर ये भी लिखा मिलता है कि इसमें एनर्जी का लॉस 0 होता है, इसमें मॉडरेट होता है और इसमें मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस आपका मैक्सिमम होता है। ई का वैल्यू जो हम लोग डिफाइन करते हैं V2 माइनस V1 पर U1 माइनस U2, जहां पर आपका V2 V1 जो आइडियल डायग्राम होता है सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जाते रहते हैं। मैंने मॉड लगाया क्योंकि स्पीड आपका लिया जाता है, ई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय स्पीड ऑफ अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है। अब देखिए मैं जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हूं, ये मेरे को, मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूं तो मेरे को याद है कि मैंने इसको कॉपी कहां से किया था। इसलिए शॉर्ट नोट्स दूसरे का नहीं कॉपी करना होता है, आदमी को खुद से अपना जो नोट्स आपका है, जो मैंने आपको वीडियोस में पढ़ा है, उसके बेसिस से मैंने शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है। तो मेरे को याद है कि ये डायग्राम में मैंने इस फॉर्मूले को कहां से लिखा है और क्यों मैंने लिखा है, तो इसका सिग्निफिकेंस मैं जानता हूं। ठीक है। अब इसमें है क्या कि मैं जब भी इस फॉर्मूले को रिकॉल करूंगा तो इसके आसपास वाले जो भी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे। ये आपके आसपास में जो क्वेश्चन हो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे, आपको एक तरीके से आपका रिफ्रेशमेंट दे देगा, आपको पूरा पेज जो है टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए ई का वैल्यू हो गया। आपका एक कोलिजन का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट है। लाइन ऑफ इंपैक्ट अब मैं जैसे ही सोचूंगा लाइन ऑफ इंपैक्ट, अब मेरे दिमाग में रिकॉल होगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट होता क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो आ गया मेरे माइंड में। ठीक है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट एक होता है आपका हेड ऑन, एक होता है आपका ऑब्लिक। हेड ऑन को 1D कोलिजन बोलते हैं। एक काफी स्पेशल केस है इसमें आपका इलास्टिक कोलिजन काफी फेमस होता है, तो इसलिए मैंने इसका एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल था, कुछ आइडिया देने के लिए आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो मैंने क्या लिया कि एक ब्लॉक M1 और M2 को लिया है। M2 आपका रेस्ट में, M1 आपका U वेलोसिटी से आ रहा है, तो और इलास्टिक कोलिजन होता है आपका। कोलिजन कौन सा हो रहा है आपका, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपका केसेस दिए गए हैं 3 केस। अगर M1 हैवी हो, अगर ये हैवी हो, ठीक है, बहुत लोग इसको हाथी और चिड़िया केस भी बोलते हैं। तो अगर M1 हैवी हो, मैंने इसको एग्जांपल में भी वहां पर समझाया जब आप मेरा वीडियो देखेंगे। तो M1 अगर हैवी हो काफी, तो होता क्या है कि उस केस में दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे। लेकिन अगर M1 M2 से बड़ा हो तो उसमें V2 V1 से, मतलब धक्का खाने के बाद M2 जो है, जो रेस्ट में था, वो काफी ज्यादा स्पीड चलेगा और M1 थोड़े से कम स्पीड से चलेगा, राइट। मतलब अगर ये ज्यादा हैवी हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए जहां से मैंने कॉपी किया है, मैं जैसे ही इस वैल्यू को देखूंगा, इस केस को देखूंगा, तो मेरे दिमाग में चीजें रिकॉल हो जाएंगे। तो यही फायदा है खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने का। आप कहीं भी क्वेश्चन से वैल्यू लेते हैं, आपको कुछ ऐसा लगे कि ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये आपको हेल्प करेगा किसी क्वेश्चन को सोचने के लिए, तो आप ऐसे ऐसी चीजों को वहां से निकाल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन हो या थ्योरी हो, कहीं से भी। लेकिन ऐसा भी ध्यान रखना है कि वो मिनिमम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स आपका 10 पेज में जा रहा है, ऐसा भी नहीं रखना है। आप जितना याद कर रख सकें, आप जितना याद रख सके, आप कंफर्टेबली आप यूज कर सके, बस उन्हीं चीजों को कॉपी डाउन कीजिए। आप अगर एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको एग्जाम में हम लोग नहीं यूज कर सकते, उतना जल्दी हम रिकॉल नहीं कर सकते, तो उसको आपको नहीं रखना है, राइट। आप शॉर्ट नोट्स एग्जाम के लिए अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हो। तो चलिए, तो आपका V2 आपका ज्यादा हो जाएगा इस केस में V1, तो मतलब M1 आपका हैवी हुआ तो ये ज्यादा तेज जाएगा, ये धीमे धीमे जाएगा, राइट। सेकंड केस में आपका कि M1 M2 बराबर हो, इलास्टिक कोलिजन है आपका, M1 M2 बराबर है, तो उस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। उस केस में वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। यहां से मेरे को ये भी एक पता चलेगा, क्यों, क्योंकि M1 जो है ये रेस्ट में आ गया, आप देख सकते हैं M1 का वेलोसिटी इसका आपका 0 हो जाएगा और ये U से जाएगा, मतलब ये इसको जब धक्का मारेगा तो ये U से मूव कर जाएगा और ये खुद इसके जगह पे आके क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इससे मेरे को सेकंड से यही पॉइंट याद आया कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। अब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लिखूंगा तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा दिमाग में कि आपका ये वेलोसिटी को इंटरचेंज करने वाला केस है। चलिए हम लोग थर्ड केस को शुरू करते हैं कि अगर ये हैवी हो जाए, पहले ये हैवी था फिर बराबर हुआ, अब ये इसका मास ज्यादा हो गया, सपोज किया, तो इसका अगर मास ज्यादा होता तो होता है इसमें केस में क्या कि M1 जो है बैक चला जाएगा और M2 फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर M2 का मास ज्यादा हो तो उस केस में दोनों अपने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लेते हैं। मतलब सोचिए कि कोई अगर बॉल दीवार से टकराता है तो उस केस में वो पीछे आ रहा है, लेकिन मैं दीवार का केस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दीवार का केस अगर होगा तो उस केस में V2 आपका 0 ही रहेगा। V2 क्या होगा, 0 रहेगा। मतलब इसमें कुछ लाइटर बॉडी है, तो लाइटर बॉडी है मतलब दीवार के कंपैरिजन में आपका लाइटर बॉडी है, तो V2 आपका फॉरवर्ड जाएगा, V1 आपका बैकवर्ड जाएगा, राइट। तो इस तरह से याद रखना है। चलिए हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें बॉडी स्टिक्स टू ईच अदर। अब याद रखिए कि हेड ऑन के केस में ही अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो बॉडी स्टिक करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आईटी में पूछ चुका है। आईटी में ये पूछा था क्वेश्चन, असर्शन का क्वेश्चन था आपका कि
अगर क्या ये जरूरी है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल एक दूसरे से स्टिक कर जाए? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो हेड ऑन हो तभी वो स्टिक करते हैं, अगर ये ऑब्लिक हो तो उस केस में स्टिक नहीं करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों मास एक दूसरे से स्टिक कर जाएं। तो बॉडी स्टिक्स, बस मैं हेड ऑन के लिए बोल रहा हूं बस कि बॉडी स्टिक्स होता है, इस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। एनर्जी की बात करें हम लोग तो इस केस में आपका मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, राइट। चलिए, तो ये आपको याद रखेंगे। चलिए, इस केस में मैं लेता हूं कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा करता है कि एक बॉडी का मास काफी ज्यादा दे देगा और उस केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन देते रहेगा, ई का वैल्यू देते रहेगा, आपसे पूछते रहेगा। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन में भी कॉल किया है। तो इसका अप्रोच कैसे करना है? ऐसे तो बहुत लोग एक फॉर्मूला, लंबा सारा फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में याद रहता है। मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। तो उसके लिए आपको उसका केस कुछ खास है नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ही बॉडी हैवी हो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जो ही बॉडी हैवी हो तो उसका वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपका जो M2 है, M1 आ रहा है, M2 काफी हैवी मैंने ले रखा है, आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लॉक से ड्रॉ किया है। तो M2 और काफी हैवी है, तो उस केस में आपका क्या होगा कि M2 का वेलोसिटी U2 के बराबर हो जाएगा। जो V2 है U2 के बराबर ही होगा। और इस केस में बस V1 जो M1 का वेलोसिटी है उसको मैंने चेंज किया है। और आपको फार्मूला तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या होता है अप्रोच, मैंने वहां से कॉपी किया है। अब इसमें कुछ नहीं, आपको किसी भी बॉडी का दे, अगर कभी हो सकता है कि आपका M1 आपका हैवी हो, तो अगर आपका M1 अगर हैवी हो तो उस केस में मैं U1 को चेंज नहीं करूंगा। यहां पर V1 का वैल्यू मैं U1 के लिए बराबर ले लूंगा, मतलब यहां पर जो इक्वेशन है उस केस में मैं V1 को U1 के बराबर ले लूंगा अगर M1 काफी हैवी हो। वही अगर M2 हैवी है तो उस केस में V2 चेंज नहीं होगा, मतलब V2 का वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी U2 के बराबर होगा। और तो उस केस में आपको बस एक ही अननोन होगा, या तो अगर इस केस में आपका V1 अननोन है, वही अगर आपका M1 काफी हैवी होता तो उस केस में V2 अननोन होता। मतलब जो बॉडी आपका हैवी है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है और दूसरे बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो उसी का वेलोसिटी आपको बस निकालना होता है। तो उसका वेलोसिटी निकालना होता है तो आपके लिए ये इक्वेशन दिया जाता है इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। आप फटाफट इस इक्वेशन को पुट कीजिए और उसके बाद इस केस में मैं क्या करूंगा कि V2 का वैल्यू जो है U2 के बराबर पुट कर दूंगा। तो अगर मैं V2 का वैल्यू U2 के बराबर पुट कर दूंगा तो यहां पर होगा क्या जाएगा, यहां पर आपका U2 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा आपका U2 आ जाएगा और उसको आप इक्वेशन आराम से V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, राइट। अब शॉर्ट नोट्स में आपको यही बस लिखना है, इसको नहीं लिखना है, आपको बस ये इतना ही लिखना काफी है कि इस केस में मैं यहाँ पर V2 रखूंगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू E माइनस U1 माइनस U2। आपको खुद से इतनी सारी बातें रिकॉल करनी है, आपका रिवीजन इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे ही आप इस चीज को देखें आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने इसको क्यों लिख रखा है। ठीक है, मैंने इसको क्यों लिख रखा है, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप वहां से मूव ऑन कर जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ पर कि अगर कोई भी फिक्स्ड वॉल से या तो फ्लोर हो या आपका कुछ भी हो, तो अगर फिक्स्ड बॉडी से अगर कोई बॉल टकराता है U वेलोसिटी से तो वो रिक्वायर आपका EU वेलोसिटी से करता है। वो रिक्वायर कितने से करेगा, आपका EU वेलोसिटी से करेगा। तो ये जो डायग्राम है उसको आपको रिमाइंड करवाएगा। U वेलोसिटी से अगर आप ड्रॉप कीजिएगा फ्लोर से या दीवार हो, U वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, आपका EU वेलोसिटी से बाउंस बैक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा करता है हमेशा कोलिजन ऑन द ग्राउंड को, कि किसी बॉल को अगर आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E हो तो E स्क्वायर h टाइम बाउंस बैक करता है। तो आप ड्रॉप करने का याद रखिए कि ये केस जो है वो ड्रॉप करने का है। तो अगर आप ड्रॉप करते हैं U इज इक्वल, ऑब्वियसली ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h हाइट से आप ड्रॉप करते हैं तो हाइट जो जाएगा E स्क्वायर h टाइम्स जाएगा, ये हाइट जो आपका A स्क्वायर h टाइम्स हो जाएगा। फिर से अगर आता है आपसे पूछे तो फिर से E स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये धीरे धीरे कमते आता है, राइट। ये केस मैंने डिस्कस कर रखा है वीडियो में और ये हर जगह आपको मिल जाएगा, मतलब हर बार वो E स्क्वायर टाइम्स होते जाएगा।
तो इस केस में कभी कभी आपसे पूछता है कि इस केस में टोटल जो डिस्टेंस हो कितना कवर होगा, तो टोटल डिस्टेंस आप दे सकते हैं कि डी टोटल, अप डाउन करते करते टोटल जो डिस्टेंस होता है एस टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको एक याद करने का तरीका भी है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप ए साइड से ड्रॉप करते हैं और ई का वैल्यू 1 हो, तो ई का वैल्यू 1 हो तो हर बार वो उतना ही ऊंचा आता जाएगा, हर बार आपको उतना ही ऊपर टच करने वाला है। यहां से अगर ड्रॉप करते हैं तो हर बार वो इतना ही ऊपर आएगा। मतलब अगर आप टोटल डिस्टेंस या अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट है, क्योंकि ये कभी रुकने वाला है ही नहीं, कभी रुकने वाला नहीं है। तो आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन देखें वहां पर, ताकि जहां पर ई का वैल्यू 1 पुट करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है अप डाउन करने का अंटिल इट कम्स टू रेस्ट, तो टोटल डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रहना चाहिए इज इक्वल टू 1 के केस में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ई का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 समथिंग 2/1 प्लस 1 2/0 हो जाएगा आपका ई का वैल्यू 1 पुट करने पे, इनफाइनाइट रहेगा, राइट। साथ ही साथ आप ऑप्शन को ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने पर अगर सपोज कीजिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब बॉडी स्टिक हो जाता है आपका, मतलब आप सोचिए कि गीला मिट्टी अगर ड्रॉप करते हैं तो स्टिक हो जाएगा। तो उस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जिसमें ई का वैल्यू आपका 0 होगा, तो ई का वैल्यू 0 होने पे टोटल जो डिस्टेंस है उसको बस एच कवर करना चाहिए, इसको बस टोटल डिस्टेंस जो है एच कवर करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टिक हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें आपका ई का वैल्यू 0 पुट करने पे एच आए। आप चेक कीजिए इसको पर, तो ई का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो 1/1 आपका एच आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऑप्शंस को चूज करते हैं, और इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी लिख रखा है यहाँ पर कि अगर आपको बाय द वे याद नहीं भी होता है तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा इसमें कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, वहां पर लॉजिक क्या आपने सोचा था, ठीक है। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका जो होता है 2h/g 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस c होता है आपका। यहाँ पर 2h/g यहाँ से यहाँ गिरने का टाइम होता है एक्चुअली, तो यहाँ से यहाँ गिरने का टाइम 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस c, ठीक है। इसमें भी आप वो तरीका यूज कर सकते हैं कि e का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि हमेशा अप डाउन करते रहेगा, तो टोटल जो टाइम है जब तक तो वो मूव करता है होता है इनफाइनाइट आपका होना चाहिए ई का वैल्यू 1 होने पे। और वही अगर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ई का वैल्यू 0 होने पे वो बस आना चाहिए कितना, अंडर 2h/g, क्योंकि अगर ई का वैल्यू 0 है तो बॉडी हो जाएगा ऊपर से नीचे गिरेगा, ग्राउंड में आपका स्टिक हो जाएगा। तो ग्राउंड में स्टिक होते ही टाइम जो बस जितने टाइम के लिए वो मूव करेगा वो आपका अंडर 2h/g हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग हेड ऑन कोलिजन को रिव्यू कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये अगर मैंने इतना तो एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे आप इसको रिवाइज करते हैं, अगर मेरे को रिवाइज करने के लिए होता मैं इसको देखता तो मेरे को याद आता कि मैंने इसको क्यों लिखा था। रीजन बस ये याद रखना है शॉर्ट नोट्स को कि आपने क्यों लिखा है, ये आपका दिमाग में अगर रिकॉल हो जाता है तो उतना आपके लिए एनफ है, उतना आपके लिए एनफ है, ठीक है। अगर डाउट होता है तो जाके आप वहां पर अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्यों लिखा था, या कुछ और अगर पॉइंट्स आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑब्लिक कोलिजन को शुरू करते हैं। तो ऑब्लिक कोलिजन आपका 2 डायमेंशनल कोलिजन होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका, ये पूछता है कि अगर ग्राउंड से आपका स्ट्राइक करता है किसी बॉल को, अगर आप ग्राउंड से स्ट्राइक करते हैं यू वेलोसिटी से, ये हाइट को नहीं मानना है, ठीक है, यू वेलोसिटी डायरेक्ट आपका जा रहा है, तो ग्राउंड को अगर यू वेलोसिटी से हिट करता है तो वी वेलोसिटी से अगर सपोज कीजिए कि वो रिक्वायर करता है, तो उस केस में आपसे पूछा करता है कि स्पीड कितना हो जाएगा, और साथ ही साथ आपसे पूछा करता है कि ये अल्फा और थीटा मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं, दोनों में रिलेशन क्या होता है। अगर इस डायग्राम को देखते ही आपको ये बात ध्यान आना चाहिए, इस डायग्राम को देखते ही आपको ये बात ध्यान आना चाहिए कि आप इसको सॉल्व करते टाइम आपने क्या क्या सोचा था, आपने क्या क्या सोचा था, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। बस ये डायग्राम आपको रिमाइंडर देगा कि इन सारी बातों को आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में क्विक चीजों को सोच सके। तो देखिए अगर इतने से आता है तो हम लोग वहां पर लॉजिक क्या यूज किए थे कि ये आपका इस कोलिजन को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था, x का वेलोसिटी, y का वेलोसिटी, y में आपका कोलिजन हो रहा है लॉन्ग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो y का वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगा, तो अगर u cos थीटा से आ रहा है तो eu cos थीटा से जाएगा। आप याद रखिए उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये u cos थीटा से आएगा तो eu cos थीटा से जाएगा। ये अगर u sin थीटा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो u sin थीटा उतना का उतना ही वेलोसिटी रह जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है।
साथ ही साथ याद रखना होगा कि आपको ये वैलिड कंडीशन तभी है, जो एक्स का मैंने बात यूज कर रहा हूं, जो एक्स का मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि आपका वेलोसिटी एक्स में चेंज नहीं होगा, वो तभी वैलिड है जो ग्राउंड स्मूथ हो। ठीक है, इतना जानना आपके लिए काफी होता है जेईई मेंस के लिए, कि ग्राउंड आपका स्मूथ हो तभी मैं बोल सकता हूं कि एक्स का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ ये फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, कि जो tan अल्फा होता है tan थीटा बाई ई, इसको तो आप याद रखिए। tan अल्फा जो होगा आपका tan थीटा बाई ई होता है। अगर ई का वैल्यू वही 1 हो तो अल्फा और थीटा इलास्टिक कोलिजन मतलब बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक ऑब्लिक कोलिजन में केस आता है, इसको आप ऐसे कैरमबोर्ड की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि मैं इसको मारूंगा तो ये थोड़ा इसके सामने नहीं रखा हुआ है, इक्वल मास से आपका इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, ये रेस्ट में होना चाहिए। देखिए अब डायग्राम में इतनी सारी बातें यहां पर आ गई। इलास्टिक कोलिजन इक्वल मास और ये रेस्ट में होना चाहिए। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि जैसे इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये मास जो सेकंड मास है, इसको हम लोग सेकंड मान रहे हैं, सेकंड इस डायरेक्शन जाएगा, फर्स्ट इस डायरेक्शन जाएगा। जो दोनों होते हैं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों का जो डायरेक्शन होता है ऑफ मोशन होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो इसका वेलोसिटी है वो u cos थीटा, जो ये जो थीटा है याद रखिए कि लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, ये जो डायरेक्शन होता है ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है। यहां से हम लोगों ने वहां से ये बात में मेंशन किया था हम लोगों ने। तो जो सेकंड पार्टिकल डायरेक्ट लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग जाएगा, जो फर्स्ट पार्टिकल है किसी इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए अगर थीटा मैंने लिया है तो इसको मैंने 90 माइनस थीटा रखा है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी u cos थीटा, इसका वेलोसिटी आपका u sin थीटा हो जाएगा। मास इक्वल होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक स्पेशल केस है आपका इलास्टिक कोलिजन ऑब्लिक, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन का। इस डायग्राम में मैंने ये मेंशन करने की कोशिश की है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने पे अगर वॉल से सपोज कीजिए कोलिजन आपका इलास्टिक है, अगर वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है आपका, तो पार्टिकल जो होता है अगर इसको ऐसे जाना था तो जो बचा हुआ पोर्शन है, क्योंकि दीवार यहां पर आ चुका है आपका, तो जो बचा हुआ पोर्शन है आगे नहीं जाकर एग्जैक्टली मिरर इमेज आपको पीछे की तरफ ले लेना है, एग्जैक्टली मिरर इमेज पीछे की तरफ लेना है। तो आपसे पूछा करता है, याद रखिए कोई इलास्टिक कोलिजन ही देगा, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं देता है तो एक पैसेज का क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इलास्टिक कोलिजन आपका अगर है तो जो आगे जितना दूर उसको आगे जाना था उतना ही वो पीछे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे आपसे पूछा कि कितने दूर पे वो स्ट्राइक करेगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछा करेगा वो। तो कोई बात नहीं, आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ वॉल अगर हम लोग डी लेते हैं, अगर वॉल का डिस्टेंस आपका डी है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आर माइनस डी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेंज। तो ये अगर डी है तो ये आर माइनस डी हो जाएगा आपका। तो ये बैक साइड में आपका आर माइनस डी आ जाएगा, ये बैक साइड में आपका आर माइनस डी आ जाएगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको अगर आपको निकालना है तो ये आर हो चुका है, आर माइनस डी। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि आर माइनस, सॉरी ये जो डिस्टेंस है आपका डी है, सॉरी ये डिस्टेंस डी है और ये आर माइनस डी है, तो इसको बोलेंगे डी माइनस आर माइनस डी, डी माइनस आर माइनस डी। तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको 2d माइनस आर बोल सकते हैं। याद नहीं करना है, इसको समझना है, इसको समझना है, अब हर चीज को याद आपको नहीं करना है। तो इसको हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें तो ये 2d माइनस आर माइनस डी हो जाएगा आपका। तो ये भी कहां से होता है कि अगर एग्जैक्टली इसको हाईएस्ट पॉइंट पे रखते हैं, मतलब r/2 पे रखते हैं, तो एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि आप मिरर इमेज का तरीका समझ रहे हैं। इसके अगर पहले आप हाईएस्ट पॉइंट के पहले रखते हैं तो उस केस में इसके पीछे चला जाएगा, वही अगर हाईएस्ट पॉइंट के आगे रखते हैं तो उस केस में जो ड्रॉप होगा वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आगे की तरफ होगा। तो इन सारी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एक तरीके से रिव्यू है आपका कि शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाते हैं। देखिए कि मैंने एक बोर्ड में जो है, इसको आप सोचिए कि एक पेज आपका होगा A4 साइज का, अगर आप पेपर ले तो एक पेज में मैंने पूरा क्वेश्चन को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा कि आपको जानते हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ होता क्या कि अगर जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो होता क्या था कि जब मेरे से कोई पूछता था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। अब जो होता क्या है कि आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं।
अब ऐसा शॉर्ट नोट से ये सब तैयार करने से फायदा होता है कि एटलीस्ट आप रिकॉल कर पाते हैं। क्वेश्चन बन जाता था लेकिन रिकॉल नहीं कर पाता था, उससे कारण कॉन्फिडेंस जो है आपका नहीं आ पाता, कि आपको लगता है कि आपको कुछ याद ही नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका ये तरीका होता है कि आपको एक तरीके से जो चैप्टर है उसका आपको आइडिया है कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, आपको आइडिया रहे कि फॉर्मूले को कहां से पिकअप करना है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इतना आपके लिए ऑप्टिमम है। अगर मैं मेंस के लिए बोलूं तो इतना आप याद रखते हो तो काफी है, क्योंकि आप याद रखिए कि आपको ऐसे ऐसे 33 चैप्टर्स हैं। आपको ऐसे ऐसे 33 चैप्टर्स हैं। अगर आप मेडिकल की ही बात करें तो ऐसे ऐसे आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो काफी सारे हो जाएंगे। ये बस कोलिजन का है। और अगर बात करें तो मैं कोलिजन ले रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास, अगर ऐसे ऐसे चैप्टर्स काउंट करो तो इस कोलिजन को एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का पार्ट ही माना था। तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया है बस। ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक बताया, इस टॉपिक को ऐसे कर सकते हैं। रोटेशन में आपको हो सकता है कि ऐसे ऐसे तीन बोर्ड्स आपके बने, 3 पेज तक जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए हाँ 3 पेज आपका A4 साइज के पेज पे A4 साइज पेज पे जो है आपका 3 पेज तक जा सकता है, फ्रंट बैक एंड देन फ्रंट। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स को तैयार कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका शॉर्ट नोट्स काफी शॉर्ट हो, वो लॉन्ग नहीं हो जाए, उसमें बोरिंग बातें नहीं होनी चाहिए, डायग्राम मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं कोई नया चैप्टर लेकर आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका रोटेशन का मैं रखूंगा शॉर्ट नोट्स। तो तब तक